हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे। उससे पहले मैं कल के क्लास का रिवीजन करा देता हूँ। कल का क्लास जो है वो पूरा नहीं हुआ था, अधूरा ही था। अधूरा इसलिए था क्योंकि कल लाइट चला गया और उसके चलते मैं क्लास को पूरा नहीं ले पाया। तो कोई बात नहीं, इस बात के लिए खेद है, ठीक है। और आज जो है, आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से देखिए। पहले मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। कल मैं आपको क्या पढ़ाया था? कल मैं आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। एक भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ना, वो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस से मिलकर बनता है, जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेज होता है। तो मैं बताया था एक माइनस क्यू होगा और एक प्लस क्यू होगा, ठीक है। वो कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होगा। और जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब बोलते थे ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस सिस्टम को बोला जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू और ये सेपरेशन को, ठीक है ना। मतलब ये जो सिस्टम बना इसको बोला गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक और टर्म आपको बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था अपना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपना वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको हम बोलते हैं क्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज, या इसका मैग्नीट्यूड या इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्यू ही हुआ, और ये क्यू है तो इसका मैग्नीट्यूड क्यू हुआ, और डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब एल, और ये एल वेक्टर होगा, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ अपना। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद ये बताया था कि कोई भी डाइपोल हो उसमें नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। देख लो, इसमें माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज जीरो है। और कोई भी डाइपोल को पहचानने का तरीका क्या था कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा और उसमें नेट चार्ज जीरो होगा, तभी जाकर वो डाइपोल होगा। ये भी बताया था और उस पर बहुत सारे सवाल भी कराए थे। और आपको ये भी बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से लेकर ये प्लस क्यू की तरफ, इसीलिए ऐसा एरो बनाया, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताया था कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। उसके बाद इसका यूनिट बताया था, डायमेंशन बताया था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक बातें थी वो बता दी मैंने। अब आपको मैं बताने वाला हूँ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो नज़रों को स्क्रीन पे लगाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बहुत ध्यान से आज की क्लास को देखिएगा, क्योंकि समझ लीजिए जो आज का क्लास है आपको आपके नीट में, जेईई में या बोर्ड में गारंटी कहता हूँ एक ना एक क्वेश्चन इस क्लास से आने वाला ही है। लिख के ले लो इस क्लास से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, चलिए पहले इसे मिटाता हूँ मैं। P बराबर क्यू एल, इसको बस रट लो आप, P बराबर क्यू एल। देखो यहाँ पे अपना टॉपिक है आज का पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है सब समझाऊंगा। ऑन इक्वेटोरियल लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ये आज का अपना टॉपिक हुआ। दिस इज टुडेज टॉपिक और बहुत आसान होने वाला है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बस ध्यानपूर्वक जो मेरी बातों को सुनता जाएगा समझ लीजिए कि आज का क्लास उसके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है ना। जस्ट कुछ नहीं करना, इसमें क्या कैलकुलेट करना आपको आज की क्लास में कैलकुलेट करना जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किससे नहीं होगा। एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है ना। एक ऐसा होगा, देखो यहाँ पे, देखो बहुत आसान है, बस समझ लो कि एक सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। दिस इज नॉट ए प्रूफमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव एनी फॉर्मूला, जस्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज, लुक हियर, मेरा क्वेश्चन जो है आपसे, मैं बोल रहा हूँ कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये अपना प्लस क्यू चार्ज है। ये दोनों जो है ना, ये 2a डिस्टेंस पे सेपरेटेड। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, ठीक है ना। मतलब 2a डिस्टेंस है इसके बीच में, ठीक है। इसका डायरेक्शन होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा, किसका? नेट डाइपोल मोमेंट का, ठीक है ना। इधर होगा नेट डाइपोल मोमेंट अपना, पी नेट इधर होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि r डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये कुछ अपना r डिस्टेंस यहाँ से, इस पर आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताओगे? बताओ, सोचो एक बार, कैसे बता सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड? सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बता सकते हो? अब आप ये करोगे ना कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो एक यहाँ से देखेंगे हम, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना इधर आएगा, इसके तरफ आएगा, मतलब इस एक लाइन ज्वाइनिंग की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है ना। एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कितना आएगा? मान लो ई आएगा, मान लेते हैं सपोज ई आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
ई आएगा, ई आएगा ना, ठीक है। अब देखो इसके चलते प्लस क्यू के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो प्लस क्यू के चलते इससे दूर आएगा, ये माइनस है इसीलिए इसके तरफ आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे एक लाइन ज्वाइनिंग बनेगा, आ जाओ एक लाइन ज्वाइनिंग बनाते, इससे इधर दूर आएगा, ये भी ई होगा, क्यों होगा, क्यों ई होगा, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है अपना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए है और ये आर है, मतलब ये 90 डिग्री, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी उतना ही होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये देखो डिस्टेंस दोनों के बीच में से, मतलब ये पॉइंट और इस माइनस क्यू चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और चार्ज भी क्यू है, ठीक है ना, चार्ज तो क्यू है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड बस देखते हैं फॉर्मूला लिखते समय, और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, और इसके बीच का, इस पॉइंट और इस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है सेम है, जो इतना था इतना ही है, ठीक है। तो हम तो इसको ई लिखेंगे, तो इसको भी तो ई लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन अलग हो, डायरेक्शन इसलिए होगा क्योंकि माइनस क्यू की तरफ होता है डायरेक्शन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना, माइनस क्यू की तरफ होता है, लेकिन प्लस क्यू से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इतना तो आज समझ में आता है आपको, आता है समझ में। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि मान लो कि ये सिमेट्रिक बना रहा है, इधर जो पार्ट है वो सिमेट्रिक है, इधर भी सिमेट्रिक है, तो इधर मान लो इसको थीटा, तो इसको भी मानेंगे हम थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल पता चलेगा, तब पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो आप, यहाँ पे जैसे आप लाइन ड्रॉ करोगे पता चलेगा कि ये भी एंगल थीटा है, कैसे, ये देखो यहाँ पे, ये देख लो, ये तो कैलकुलेट करा चुका हूँ आपको, ऐसे वाला करा चुका हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कैलकुलेशन आपको कराया था तो करा चुका हूँ। अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी थीटा हुआ। अभी ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे, ये अपना एक लाइन और ये अपना एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये एक ट्रांसवर्सल प्रूफ होगा, और जब ट्रांसवर्सल होगा तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्लास 10th में, क्लास 8 और 10 का बात है, समझ में आ रहा है, मतलब हिस्ट्री का बात आपको याद दिला रहा हूँ। पास्ट में थोड़ा सा झांकिए और पता कीजिए कि कहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपने पढ़ा था, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, बेसिक मैथ्स में देखो इधर, तो थीटा एंगल ये थीटा एंगल ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसका इधर आ जाएगा एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका भी एक कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा, मतलब इसका भी ई कॉस थीटा और इसका भी ई कॉस थीटा, मतलब 2 ई कॉस थीटा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया 2 ई कॉस थीटा। एक और भी तो आएगा सर, काहे भूल रहे हैं सर, आप परेशान क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक और आएगा, कैसे आएगा, ये ई है तो इसका एक आएगा इधर ई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ई साइन थीटा आएगा। चलो इसका भी है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ई साइन थीटा कट जाएगा, अपोजिट है। अगर इधर भी ई कॉस थीटा एक आया होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे कटेगा नहीं क्योंकि दोनों इधर आया, तो मतलब ई नेट हम बोल सकते हैं ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है अपना इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इधर ही ऐसे आएगा। अब क्यों ऐसे आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल सेम है, और यहाँ पे देखा जाए दोनों ई और ई है, सेम है, देखो दोनों, देखो ऐसे आप देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना जरूरी है, यहाँ पे रुको और थोड़ा सोचो, देखो कैसे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखो तुम ये भी सोच सकते हो ना सर, आप ये थीटा आपको नहीं लिखना चाहिए, दोनों एंगल सेम ही होता, यहाँ से आप क्यों देखें, ये दोनों एंगल वैसे भी सेम होता है, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना वैल्यू सेम है, तो बीच में ही जाएगा ना, तो ये एंगल जितना होता है ये भी एंगल उतना ही होगा। आया समझ में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 2 ई कॉस थीटा, मतलब पी नेट इधर है तो ई नेट इधर है, पी नेट इधर है तो ई नेट किधर है, इधर है, ई नेट इधर है, पी नेट इधर, ई नेट इधर, पी नेट इधर, ई नेट इधर, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। इतना समझ में आ रहा है यहाँ पे, कैसे समझ में आ रहा है, इससे ये इधर तो ये इधर, ये इधर तो ये इधर, ये इधर तो ये इधर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम क्या करते हैं ना, ई नेट तो आपने निकाल दिया 2 ई कॉस थीटा, लेकिन 2 ई कॉस थीटा क्या, व्हाट इज 2 ई कॉस थीटा, क्या 2 ई कॉस थीटा, क्या 2 ई कॉस थीटा समझना तो पड़ेगा ना, मतलब क्या 2 ई कॉस थीटा से आप कहना क्या चाहते हो। अब देखो कहना क्या चाहता हूँ मैं, ई नेट निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ई नेट इक्वल टू 2 ई कॉस थीटा। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे तो 2 का 2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई एक से हम लिख ले रहे हैं, के क्यू बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा हम यहाँ से लिख देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, ए है, हाइपोटेनस ए है, तो मतलब बेस कौन सा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट मैं ये बताऊंगा आपको, इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आने वाला है वो, ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करके आंसर जो आने वाला है वो मैं ही कैलकुलेट करूँ, आप कैलकुलेट करो यार, बेसिक मैथ्स का खेल है, सीधी सी बात है, ये तो चुटकी भर में होना चाहिए आपसे। जल्दी फटाफट मेरे सोल्व करने से पहले आप सोल्व कर दीजिए, मैं करता हूँ यहाँ पे सोल्व, ठीक है ना, कोई नहीं देखेगा, मैं यहाँ पे छुपा के करता हूँ सोल्व, चलो छुपा के करता हूँ, 2k
क्यू बटे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, छुपा के करूंगा सॉल्यूशन, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अगर जो चीटिंग किया उसका शादी नहीं होगा, जो चीटिंग किया उसका शादी नहीं होगा, कसम से। मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, समझ रहे हो ना, नरेंद्र मोदी जैसा। जैसे नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट कनेक्शन है ना भगवान से, वैसे ही मेरा भी डायरेक्ट कनेक्शन है। भगवान से बोल दूंगा कि इसका शादी नहीं कराएगा भगवान, और तुम्हारा शादी होगा ही नहीं। ए स्क्वायर प्लस, चलो चलो मेरा तो आ गया, मैंने तो कैलकुलेट कर दिया। अब तुम बताओ तुम्हारा इतना आंसर आ रहा है, कैसे किया सर, कैसे आओ बताता हूँ। सीधी सी बात, देखो अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे बचा, और ये 2k की हुई है, ऊपर 2k यू की हुई है, और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ, और ये 1 और हाफ दोनों ऐड होकर 3/2। सीधी सी बात है, ये हो गया। अब देखो अब यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, अपना ई नेट कितना आया, चलो ई नेट यहाँ पे लिखता हूँ। ई नेट जो अपना आया वो आया अपना 2k/a बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, लेकिन इसको हमको क्या करना है ना, इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये भी आंसर सही है, आपने लाया कोई बात नहीं, ये भी आंसर सही है, लेकिन डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में इसको लिखना है। तो यहाँ पे पी नेट कितना है भैया, पी नेट हम बताएं तो कितना है, डायरेक्शन तो ये पी नेट का इधर है क्योंकि -q से +q होगा, लेकिन पी नेट का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब q इंटू 2a। अब यहाँ पे देखो q इंटू 2a कहीं से निकालो, q और 2a निकालो तो यहाँ पे आ जाएगा k, और यहाँ पे पी नेट है तो p kp, ठीक है ना, kp बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे बताओ कुछ मैंने गलत लिखा, क्योंकि p के जगह पे मैंने क्या लिखा, k तो हटा दो, 2qa p के जगह पे क्या लिखा मैंने p के जगह पे p नेट वाला जो है ना, p नेट यही है, p समझ में आ रहा ना, यही p है, ठीक है ना। तो 2kqa के जगह पे मतलब k इंटू p लिख दिया, ठीक है ना, और नीचे जो है उतना का उतना डालना पड़ेगा। मतलब ये अपना आ गया, ये अपना निकल के आ गया, ये अपना निकल के आ गया, मतलब ये जो आया ना निकल के, मैं आपको क्या बताऊँ, ये जो निकल के आया ये लॉन्ग डाइपोल के लिए, मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे ई नेट इक्वल टू kp बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 जो आ रहा है निकल के, ये किस चीज़ के लिए है, ये जो निकल के आया ये किस चीज़ के लिए है। आप इसको बॉक्स में मत करिए, इसको बॉक्स में मत करिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बॉक्स में, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉक्स में उसी को लिखे जो इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट टू राइट इन बॉक्स, अंडरस्टूड। देखो अभी ये जो है इसको बॉक्स में करो। अब ये जो है लॉन्ग डाइपोल के लिए, लॉन्ग डाइपोल का मतलब क्या होता है सर, समझाओ तो सही। देखो लॉन्ग डाइपोल का मतलब ये होता है ना कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये बहुत 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 ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, इसलिए बोला जाएगा उसको लॉन्ग डाइपोल। मतलब कहने का मतलब जो ये 2a है ना यहाँ पे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2a, ये जो 2a है ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा। ए मानो इसको 2a बोल सकते हैं, ये जो ए डिस्टेंस है, नहीं 2 ही लिखो, 2a जो डिस्टेंस है ये बहुत बहुत बड़ा है, तब आर से कितना समझ में आया, तब ये लॉन्ग डाइपोल हुआ। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, हमको आपको क्या बताया था मैंने बताया था कि जो सिलेबस में अपने वो है आइडियल डाइपोल का केस या शॉर्ट डाइपोल का केस। तो हम आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल के केस में देखते हैं। मतलब आइडियल डाइपोल का मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है ना ये बहुत छोटा होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस डाइपोल, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेज, डाइपोल नहीं, डाइपोल तो पूरा सिस्टम है, डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेज मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। चलिए बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट या आइडियल डाइपोल, शॉर्ट या आइडियल डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, ये बहुत बहुत छोटा होना चाहिए आर से, तब भी जाकर होगा, मतलब आर बहुत बहुत बड़ा हो। समझ में आया। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ए का ही फैक्टर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे 2a लिखा, वो घबराइएगा नहीं क्योंकि ये बताने के लिए लिखा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपको पता होना चाहिए, जब भी ऐड करो, मान लो कि 10 लाख में एक को ऐड करते हो तो कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 लाख में एक को ऐड करके क्या फर्क, मतलब बड़ा हासिल कर दोगे आप, कुछ नहीं, सही सी बात है, कुछ नहीं। या 10 लाख में से आप एक माइनस करके क्या बड़ा हासिल कर दोगे आप, कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ए जो है बहुत बहुत छोटा है इस आर से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, करेंगे ही नहीं, ऐड करो या मत करो फर्क कोई पड़ने वाला ही नहीं है, तो ए को क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो तुम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ई नेट इक्वल टू के पी बटे ए को नेग्लेक्ट तुमने कर लिया, मतलब आर स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब 3/2 का मतलब क्या हो, 2 से 2 कैंसल, मतलब के पी बटे आर क्यूब।
लेकिन ये जो आया ना Kp/r³, ये आंसर सही है, लेकिन ये स्केलर फॉर्म है। अब मैं देखो, मैं कुछ लिखता हूँ, जादू लिखता हूँ, इनिट इक्वल टू वेक्टर लगाकर, ये स्केलर फॉर्म है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई वेक्टर लगाया नहीं हूँ, ये लिख रहा हूँ माइनस Kp/r³। ये बताओ मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे? ये अपना रियल आंसर है, ओरिजिनल आंसर फॉर शॉर्ट डाइपोल, मतलब आइडियल डाइपोल, आइडियल या शॉर्ट डाइपोल। बताओ, अब बताओ, अब माइनस क्यों लिखा? अब माइनस का चक्कर क्यों फंसा यहाँ पे? माइनस मैंने क्यों लिखा? माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है Kp/r³ जो है, ये तो बता रहा है अपना कि मैग्नीट्यूड है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन माइनस ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, वो नेट डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है। मतलब देखो, नेट डाइपोल मोमेंट किधर है? इधर है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गंदा हो गया। पीनेट हम ऐसे लिखते हैं, पीनेट किधर है? इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है। मतलब जस्ट अपोजिट टू वन अनदर। मतलब माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है निगेटिव वेक्टर को। मतलब बोल रहा है कि पी और ई नेट जो है ना, एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा, इसीलिए मैंने लिखा है ये ओरिजिनल आंसर। कभी भी ई नेट इक्वल टू Kp/r³ आए तो ये सही है, लेकिन कब सही है? ये तब सही है जब अपना मैग्नीट्यूड बस देखा जाए तो, लेकिन डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज दोनों देखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए ना, इसलिए मैंने ये लिखा। आया समझ में आपको? आया समझ में आपको? चलिए यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूँ कि फॉर इक्वेटोरियल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि हियर, रुक जाओ, कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? सही बात लिखा ना? चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट कराने वाला हूँ, ठीक है? जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे। नोट कर दिया आपने? कर लिया नोट? हो गया ना? देखिए, ये जो दोनों टॉपिक्स जो हैं, जो पहला टॉपिक आपको जो कराया और ये जो नेक्स्ट कराने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अल्टरनेट ईयर्स में, समझिए जेई हो, नीट हो या बोर्ड हो, अल्टरनेट ईयर्स में इससे सवाल आते हैं, और इससे सवाल आते ही हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो नेक्स्ट चैप्टर जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, ये टॉपिक पूरा यूज होगा जाकर उधर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में रख दिया जाए, तो ये सब वाला समझ में आ रहा है ना? तो चलिए यहाँ पे देखिए, अभी बहुत गौर से देखिए, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट आया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on axis of dipole from नहीं, at a distance r, from center of dipole, कितना डाइपोल, जितना डाइपोल आ गया, इसमें क्या बताया जाए? दिस इज हेडिंग, सो लाइन जरूरी है पढ़ना, कि हेडिंग्स में लाइन जरूरी है, ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है? कहना क्या चाहता है, चलिए समझाते हैं। वो देखा था हमने इससे पहला वाला इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, हम कुछ मतलब सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पे इधर देखेंगे, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये देखिए, बहुत सभ्य तरीके से जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट आपको करना है। माइनस क्यू के चलते आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिएगा, एक बार प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिएगा, और दोनों के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दीजिएगा, वही आंसर होगा, वही अपना फॉर्मूला निकल के आएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे अभी डेरिवेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से देखिए, ये बोर्ड में आ सकता है इसका डेरिवेशन, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे नीट में तो आएगा ही, जेई में तो आएगा ही, मतलब वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये अपना माइनस क्यू चार्ज, ये अपना प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना? यहाँ से ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये 2a है, ये a, तो ये a। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये काम करो, यहाँ से r डिस्टेंस पे आज कहना जरूरी है कि हमको बुखार हुआ है,
कि हमको यहाँ से सेंटर जो है ना, सेंटर, इस सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताओगे, क्या करोगे, करो तुम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आपको सिखा चुका हूँ मैं। चलो करो 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 मेरे मुन्ने, करो। आपके पास पूरे 5 मिनट का समय है, पॉज कीजिए और 5 मिनट में सोल्व करके इस काम को आंसर दीजिए फटाफट। समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का धुरंधर मैं बना चुका हूँ, समझ रहे हैं ना, मतलब सिकंदर बना चुका हूँ आपको, और सिकंदर कभी हारा नहीं, समझ रहे हैं ना, कभी नहीं हारा सिकंदर। सिकंदर वो था, याद रख सिकंदर के हौसले तवाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अरे सिकंदर भी गजब था यार, जब तक जिया था ना तब तक नहीं हारा था। हारा था तो वही लास्ट में जाकर एक बार, लेकिन जब तक जिंदा था तब तक कभी नहीं हारा था। तो उस हिसाब से जज्बा रख के चलना है, क्योंकि जो चीज़ आपको करा चुका हूँ उसमें भी आप उलट पलट जा रहे हो तो कैसे चलेगा। अरे जो एक बार पढ़ लिया उसको आप सीख जाओ, फिर दोबारा सीखने का जो है ना, मतलब दोबारा सीखने जाना नहीं है फिर दोबारा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर दोबारा जाकर सीख रहे हो, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। तो एक बार पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, और इतने अच्छे से पढ़ो कि फिर दोबारा जाकर उसे सीखना ना पड़े, बस रिवीजन से आपका काम चल जाए। समझ में आ रहा है? नहीं तो इसमें टाइम आप वेस्ट करते जाइएगा, और इस प्रोसेस में जितना टाइम वेस्ट कीजिएगा ना, उतना आपका दिमाग जो है ना भौचक्का खाएगा, और उतना ही जाकर आप गिरिएगा, और उतना ही ड्रॉप लेते जाइएगा। तो इसीलिए एक बार पढ़ो, इतना कंसंट्रेशन से पढ़ो, इतना फोकस से पढ़ो कि एक बार में ही आपको वो चीज़ आ जाए। बस बाद में उसको याद करने के लिए, उसको फिर से दिमाग में बैठाने के लिए जस्ट रिवाइज करना पड़े, सीखना नहीं पड़े। चलिए इसे कीजिए, हो गया, कर लिया आपने, कर लिया। देखो मैं कराता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या आया आंसर, कमेंट में कीजिए क्या आया, क्या नहीं आया। अरे आया होगा यार, आ जाओ। बोलोगे सर इतना बेइज्जती करते हैं आप सर, कैसे चलेगा। सिकंदर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिकंदर और मेरे में अंतर नहीं है। अरे सिकंदर भी कभी तुम्हारे जैसे ही था, समझ में आ रहा है ना, तुम भी बन सकते हो सिकंदर, मतलब जो तुम सोच सकते हो तुम बन सकते हो यार, क्या दिक्कत है। क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या। देखो अब देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तुमने जो हाथ पाँव चलाया हो, लेकिन मैं अब चलता हूँ हाथ पाँव चलाने, ठीक है ना। देखो अब माइनस क्यू से देखा जाए तो माइनस क्यू की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को देखना है, तो इधर होगा माइनस क्यू की तरफ। इसका मान लो E1 है, कोई दिक्कत नहीं, हम E1 मानते हैं, ठीक है। अब इधर E1 वेक्टर के साथ डालते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के साथ हमने इधर बताया, ठीक है ना, E1, ठीक है। इसके चलते जो आएगा, इसके चलते प्लस क्यू से यहाँ पे देखा जाए तो इधर दूर आएगा, हम इसको मानते हैं, समझ लो क्या, E2 मानते हैं, ठीक है ना। अब E1 कितना आएगा, अब E1 देखा जाए तो E1 का जो वैल्यू आएगा अपना, वो कितना आएगा, Q बटे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये R है और ये A है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया R प्लस A का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर, मतलब E1 का वैल्यू आया, इस माइनस क्यू के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आया, कोई दिक्कत नहीं। अब E2 का वैल्यू निकालो, E2 का वैल्यू KQ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं KQ बटे R स्क्वायर लिखते हैं, पॉइंट चार्ज के चलते प्लस क्यू के चलते यहाँ पे जो डिस्टेंस है KQ हो गया ये, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अपना आ जाएगा अपना R माइनस A। अब बोलेगा R माइनस A कैसे, R माइनस A इसलिए क्योंकि ये पूरा जो डिस्टेंस है R है और ये A है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस A, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना आ गया R माइनस A का होल स्क्वायर। अब आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, E2 इधर है, E1 इधर है, E2 इधर है, E1 इधर है, तो नेट किधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, मैं बताऊं आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ पे ये R में से A हटा रहे हो तो ये छोटा है वैल्यू, और R में A जोड़ रहे हो तो ये बड़ा वैल्यू है, मतलब सेम न्यूमरेटर है, उसको एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। और सेम न्यूमरेटर है, उसको एक बड़ा डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर रहे हो तो ये छोटा बन जाएगा, इसलिए ये बड़ा ये छोटा, मतलब ये डोमिनेट कर गया, मतलब इधर ही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया आपको, इधर ही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E2 में से E1 घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। आया समझ में आपको ना। देखिए यहाँ पे तो हम ई नेट क्या लिखेंगे, ई नेट यहाँ पे लिख देंगे E2 माइनस E1। समझ में आया जो मैंने बोला, समझ में आया ना, बहुत आसान था तो समझ में क्यों नहीं आएगा, मैथ्स का खेल है हल्का, बेसिक मैथ्स का। अब E2 कितना, E2 है अपना KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं। अब इसका हम क्या करते हैं, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ना इसका हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन जो है ना थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, बहुत धैर्य से इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। आप कर सकते हो तो करो इसका सॉल्यूशन,
बिना देखे हुए, ठीक है ना। मैं करता हूँ, देखो के क्यू को क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। के क्यू को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आर माइनस से आर माइनस से कटा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, ये बीच में माइनस का माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आर प्लस ए से का होल स्क्वायर से आर प्लस ए का होल स्क्वायर कटा, अब यहाँ से आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, समझो, बहुत अच्छे समझो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे दिमाग से कैलकुलेशन को देखिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट्स को खोलेंगे, नीचे वाला को छोड़िए क्योंकि इसमें स्टेप है, आप कैसे कर सकते हैं वो जरूरी नहीं है, हमको कैसे करना है और मैं आपको कैसे सिखाऊंगा ये जरूरी है, समझ रहे हैं ना। कैसे भी नहीं कर देना, करने का तरीका बहुत सारा है, आंसर के पास बहुत हो सकता है, बहुत कोई जल्दी पहुंच जाए और आप मतलब आप जो कीजिएगा तो आपके तरीके से आपको लेट से पहुंचे। हो सकता है कि आप जो तरीका कर रहे हो वो मेरे से आसान हो, लेकिन देख लीजिए मैं जो बताऊंगा आपको सबसे आसान बताऊंगा क्योंकि मैं सीखा हूँ बहुत पहले से, ठीक है ना। देखो आप नया नया पढ़ रहे हो यार, ठीक है ना, लेकिन आपके भी कैपेसिटी को आंका नहीं जा सकता आप भी धुरंधर हो, आप भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे, लेकिन करो जैसे कर सकते हो, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ उसी अप्रोच से चलिएगा क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इसके कैलकुलेशन का, ठीक है ना। देखिए अब आर प्लस ए का होल स्क्वायर खोलो, आर माइनस ए का होल स्क्वायर खोलो, चलो खोलते हैं। अब खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है ना, फिर माइनस, ये ब्रैकेट चल रही है माइनस का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r, कोई दिक्कत नहीं, बटे जो नीचे है उसको लिख दो एज इट इज, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये करेंगे ना, जस्ट इसी को कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे और काट पीट करेंगे, ठीक है ना। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra, अरे मिट जाए यार, ए स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर गया क्योंकि माइनस इससे पहले, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर गया, ये भी गया, शून्य हो गया। अब 2ra प्लस 2ra 4ra हुआ और नीचे आ गया अपना, अब देखो नीचे आ गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, देखा ना आपने। अब देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं कि ई नेट इजक्वल टू, इसी को सोल्व करते करते निकलेंगे, ठीक है ना। ई नेट इजक्वल टू के क्यू 2ra प्लस 2ra 4ra, मतलब 4ra इंटू के क्यू, मतलब 4KQRA, मतलब 4ra इंटू के क्यू, 4KQRA बटे नीचे। अब नीचे हम जानते हो क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को आप समझिए, ये आइडेंटिटी होता है ये कि जब भी आप ऐसे करोगे, ऐसे किया आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर जो होता है ना, ये आता है अपना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप रट ले कृपया, अगर नहीं रटना चाहते तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर ले, इसका सिंप्लीफिकेशन कर ले, जो LHS में आएगा वहीं RHS में आएगा, गारंटी कह के देता हूँ, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपना ये तो निकल के आ गया, लेकिन हमको क्या करना है ना, अपने को डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना है। अब यहाँ देखा जाए माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट तो अपना इधर होगा, पी नेट तो इधर होगा, पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, आउटसाइड चार्ज में देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, नेट मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट भी इधर है, ठीक है ना। तो अपने को डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, पी नेट का जो वैल्यू होगा अपना, यहाँ पे घोंच पोच नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। पी नेट कितना हो जाएगा, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे Q इंटू 2a मतलब 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ई नेट बराबर 2, यहाँ से निकला 2 और QA मतलब P मतलब 2kp r बटे 2kp r बटे, यहाँ पे देखिए अब 2kp r बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो आया ना, ये लॉन्ग डाइपोल के लिए आया, दिस इज़ फॉर लॉन्ग डाइपोल। लॉन्ग डाइपोल आपको बताया था कि जब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तब देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो है ना, मतलब यहाँ से देखा जाए ना, लॉन्ग डाइपोल का मतलब यही हुआ ना कि जो ये आर है ना, ये बहुत कितना बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे समझ में आ रहा है ना, तब लॉन्ग डाइपोल होगा। लेकिन शॉर्ट डाइपोल के लिए देखा जाए तो क्या होगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू, अब शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल लिख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट मत लिखिए, फंसीएगा,
कहीं आइडियल लिख के आ गया तो क्या कीजिएगा, आइडियल डाइपोल फॉर शॉर्ट या आइडियल डाइपोल। इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेज जो है ना बहुत 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 बहुत, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या, अरे उल्टा लिख दिया ये बहुत बहुत छोटा होगा ना ये आर से, आर बहुत बहुत बड़ा होगा। हाँ यहाँ पे जो है ना, हाँ सॉरी माई मिस्टेक कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये होगा ना कि जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज होगा ना ये बहुत बड़ा होगा इस आर से, तब जाकर लॉन्ग डाइपोल होगा। माई मिस्टेक, सॉरी होता रहता है, कोई बात नहीं, होता रहता है। कभी कभी सोचते कुछ और है, बोल कुछ और देते हैं, लेकिन जो मैं सोच रहा था सही सोच रहा था, बोल कुछ और दिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये जो होगा ना बहुत ज़्यादा होगा इस आर से, तब इसका लॉन्ग डाइपोल बनेंगे। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, आपको डिफिनेशन में क्या बताया था कि जो भी आइडियल डाइपोल होगा ना वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज उसमें बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस जो है ना ये बहुत छोटा होना चाहिए कंपेयर टू दिस आर, ठीक है ना। इसलिए तो ए बहुत छोटा है आर से, तो हम क्या करेंगे, ए को नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ए को नेगलेक्ट करेंगे तो आर का पावर 4 बन जाएगा, मतलब 2kp आर बटे आर का पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर जैसे ही नेगलेक्ट किया आपने, ये आर स्क्वायर और स्क्वायर आर का पावर 4, यहाँ से आर से एक आर गया, मतलब आर क्यूब आ जाएगा, मतलब 2kp बटे आर क्यूब, 2kp बटे आर क्यूब। मतलब ई नेट क्या आ गया, ई नेट जो आया ना ये आ गया अपना 2kp बटे आर क्यूब। डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे लिखा जाएगा, मतलब वेक्टर वाइज देखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है और पी नेट का भी डायरेक्शन इधर ही है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे क्यों लिखा गया, यहाँ से ये पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज सेम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है ना वो सेम है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि मैं आपको कुछ अभी स्टेटमेंट्स दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे फंसाऊंगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने क्या लिखा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या क्या बताया, शुरू से आपको क्या बताया, मैं एक बार और समझा देता हूँ। इसके चलते क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, मतलब इस डाइपोल के चलते, तो एक इसके चलते निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए। देखा गया तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब इधर ही आएगा, ठीक है ना। तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ से E2 माइनस E1 माइनस करेंगे, जैसे E2 से E1 माइनस करेंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन को करने के बाद अपने लास्ट में रिजल्ट लॉन्ग डाइपोल के लिए ये निकल के आएगा। लेकिन अपने क्या सिलेबस में शॉर्ट डाइपोल सिलेबस में, इसलिए अपने को ये निकाल के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हुआ। और एक बात ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ और कराता हूँ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जल्दी फटाफट, आपके पास पूरा 2 मिनट का समय है, 2 मिनट काफ़ी है इस सवाल के लिए, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स बताना है, और ट्रू फॉल्स आपके दिमाग खोलने के लिए, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, आपने वो पढ़ा, आपने फॉर्मूला लिखा, लेकिन उसको समझना भी तो जरूरी है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया है ये असर्शन रीजन में आपसे नीट में पूछ लिए जाते हैं, जेईई मेंस में पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी इस सवाल को 2 मिनट के अंदर कीजिए, ठीक है। जल्दी फटाफट, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी फटाफट। हो गया? कर लिया आपने? पॉज करके कर लिया? मैं कराऊं? अरे बता दो यार, करा दूं? देखो कराता हूँ। देखो ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ठीक है। सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या यह बात सही है? हाँ बोलेगा सही है सर, बिल्कुल सही है। क्यों? इसलिए सही है क्योंकि जब आप एक्सियल वाला बता रहे थे तो ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, इसके बीच का हमने डिस्टेंस लिया था 2a, चलिए ले लेते हैं 2a, ठीक है ना। तो ई नेट तो इधर ही आया था ना, यहाँ से कुछ और डिस्टेंस हम लिए थे। अगर एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन यहाँ से एक्सियल लाइन से पे यहाँ से हम आर डिस्टेंस अगर हम दिए थे, तो आर डिस्टेंस पे अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे, तो ई नेट इधर ही आ रहा था और पी नेट इधर ही आ रहा था, डाइपोल मोमेंट भी तो इधर आ रहा था और ई नेट भी, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है। तब तो पहला स्टेटमेंट सही होना चाहिए। किसको लगता है पहला स्टेटमेंट सही होना चाहिए? मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या बोल दिए सर? यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? दोनों तो बात सेम ही है, फिर गलत कैसे है? दोनों तो बात सेम ही है। कैसे सेम है भाई? नेट में और इंडिविजुअल में फ़र्क समझ में नहीं आता है आपको? सिस्टम में, मतलब जो सिस्टम के चलते आ रहा है
और जो किसी एक के चलते आ रहा है उसमें समझ में नहीं आता है आपको? आता है ना समझ में भाव? देखिए यहाँ पे तो भेदभाव यहाँ पे समझिए। देखिए मैंने इस सिस्टम के चलते जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इधर आया था, इस इंडिविजुअल चार्ज के चलते, इस इंडिविजुअल चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अलग अलग आएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखा ही नहीं है ना। अगर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वो सही होता है। जैसे दूसरा स्टेटमेंट है अपना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब कैसे सही है मैं इसकी आपको पुष्टि कराता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब देखिए जहाँ पर देखा जाए, ठीक है, ये लाइन का मतलब लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग थोड़ा सीधा बन जाए, लाइन ज्वाइनिंग, हाँ ये लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। अब इस लाइन ज्वाइनिंग पे देखा जाए, ये इस लाइन ज्वाइनिंग पे टेढ़ा बना हुआ है ना, हाँ सही है, सही है, अरे कुछ तो सही बन जाए यार, सही है, सही है, ठीक है ना। अब देखिए इस लाइन ज्वाइनिंग पे देखा जाए तो ये माइनस चार्ज के तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस माइनस क्यू के चलते हम E1 लिखते हैं, ठीक है ना। इस माइनस क्यू के तरफ इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस प्लस क्यू से दूर होगा, प्लस क्यू के चलते लिखते हैं तो मान लो E2, इस प्लस क्यू से इधर दूर होगा तो E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब हमने यहाँ पे बात की इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो किस इलेक्ट्रिक फील्ड का? मैंने तो यहाँ पे नेट का तो बात नहीं किया। अगर नेट का बात किया होता तब जाकर ये स्टेटमेंट सही होता। जैसे में ये स्टेटमेंट अपना सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब E1 का डायरेक्शन इधर है और P का डायरेक्शन इधर था, इसके अनुसार तो सही हो जा रहा है, लेकिन E1 का डायरेक्शन इधर भी तो है, तो P का डायरेक्शन इधर है, मतलब ये तो अपोजिट भी तो आ जा रहा है। तो ये कहाँ से, ये आधा अधूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मे भी लिखा होता तब सही होता। यहाँ पे ऑलवेज लगा दिया है ना मैंने, यहाँ पे झोल कौन सा कर रहा है, झोल ऑलवेज कर रहा है, यहाँ पे ये गलत कर रहा है सबसे ज़्यादा। समझ में आया आपको? आपका दिमाग खुला, समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट बताइए, थर्ड स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ 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 बताओ, फॉल्स है कि ट्रू है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चिटिंगबाजी नहीं हमसे, चिटिंगबाजी नहीं, चिटिंगबाजी कर रहे हो, चिटिंगबाजी तो कर रहे हो तुम। क्या चिटिंगबाजी कर रहे हो बताओ? अरे कोई बात नहीं यार डर का रहे हो। आई एम जोकिंग ब्रदर, आई एम जोकिंग। डरो मत, डरो मत। देखो बताओ बताओ क्या क्या क्वेश्चन आंसर बताओ, मैं बताऊं? देखो बताता हूँ, देखो डरो मत, बताओ बताओ। देखो आंसर अपना होगा ट्रू। क्यों होगा ट्रू? इसलिए होगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला है वो इक्वेटोरियल लाइन पे देखा जाए, मतलब यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ इधर ही आता था ना, ई नेट। तो ई नेट इधर था और पी नेट इधर था, मतलब ई नेट का डायरेक्शन इधर, पी नेट का डायरेक्शन इधर, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैंने वही तो लिखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के हमेशा अपोजिट आ ही रहा है, इसमें क्या गलत है? मतलब तीनों स्टेटमेंट सही। मतलब आपको सीखने को यहाँ पे क्या मिला कि नेट में और इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। समझ में आ रहा है ना? नेट में और इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। घुसा दिमाग में? घुसा? चलो एक बात बताओ आप लोग, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन कौन निब्बा निब्बी के चक्कर में अभी पड़ा हुआ है? अब बोलोगे सर पढ़ाते पढ़ाते ये ऐसा कैसे ख्याल आ गया, मतलब ऐसा ख्याल कैसे आ जा रहा है आपके दिमाग में? इसलिए आ जा रहा है ना क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, आपकी दिमाग की कैपेसिटी बहुत लो होते जा रही है। अब पूछो क्यों लो होते जा रही है? क्योंकि आप देखो, मैं यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा, तो आप लोग जवाब नहीं दे पाए होगे, बहुत सारे स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाया होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है ना, इसका कारण है कि आप इतने भीड़ भाड़ में हो ना कि आपके पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। और वो भीड़ भाड़ क्या है? भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ वो है नहीं, दिख रहा है आपको भीड़ भाड़, मतलब साथ में मतलब आपके एक ही है कोई जो भीड़ भाड़ की तरफ परफॉर्म कर रहा है, वो है आपकी गर्लफ्रेंड निब्बी, या निब्बी होगी या तुम लड़की होगी तो तुम्हारा निब्बा। समझ में आ रहा है ना? मतलब निब्बी और निब्बे का खेल यही है। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक ही वो है शख्स जो आप लड़की को या आप लड़का को बर्बाद करके रख रहा है। मतलब आपके दिमाग में दिन भर बस उसी की बातें चल रही है, मेरे बाबू ने ये दिया, मेरे बाबू ने वो दिया, मेरा बाबू उधर देख रहा था, मेरा बाबू इधर देख रहा था, मेरा बाबू वहाँ बोला था ले चलने के लिए, वहाँ नहीं लेकर गया मुझे, मेरा बाबू बोला था बिरयानी खिलाएंगे, बिरयानी नहीं खिलाया, मेरा बाबू बोला था यहाँ जाएंगे घूमने, मॉल में जाएंगे घूमने, मॉल लेकर नहीं गया, मेरा बाबू को हम किसी के साथ देखें। ये लड़का भी होगा या लड़की भी होगा, यही सोचता होगा। और दिन भर यही सोचते सोचते ना, और भी बहुत कुछ सोचा जाता है। क्या सोचा जाता है बताऊँ आपको? बहुत कुछ सोचा जाता है। सोचो क्या, लड़का होगा तो दिन भर तो
समझ ही लो क्या सोचता होगा। सोच सकता है, बहुत कुछ सोच सकता है, सोचने के लिए पूरा फ्री है, क्योंकि एक बार जो गठबंधन कर लिया तो बहुत कुछ सोच सकता है वो, और सोचने के लिए पूरा फ्री हो जाता है। और ऐसा फ्री होता है ना कि पढ़ाई लिखाई को छोड़कर सब कुछ को ख़त्म कर देता है, और बस लग जाता है उसी चक्कर में कैसे उस लड़की को हम मैनिपुलेट मैनिपुलेट करके अपने फाइनल एजेंडा तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि मैं सारे लड़कों के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लड़के ऐसे ही हैं जो चाहते हैं कि हर लड़की को हम मैनिपुलेट करें, और मैनिपुलेट करके कैसे भी, चाहे इधर उसे शॉपिंग कराएं या खिलाएं या पिलाएं, उसका फाइनल एजेंडा एक ही होता है, जो आप लड़की सब समझ रहे हो। तो सावधान रहो और सतर्क रहो। और लड़कों के लिए भी ये सेम बात है कि लड़कियां भी कुछ ऐसी ही हैं, सारी तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि आप जिस शहर में पढ़ रहे हो ना, मान लो कि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस शहर में हैं अभी, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो समझ लो कि देहरादून में इधर मिलेगा आपको, या आपको पटना में मिल जाएगा, या कोटा में मिल जाएगा। कोटा का चलिए एग्जांपल लेते हैं, कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएगा। मतलब समझ लीजिए कोटा का बना हुआ जो रिश्ता या पटना का बना हुआ किसी के साथ रिश्ता है, जो आप ये रिश्ते बना लेते हो निब्बा निब्बिस का, ये जस्ट कोटा में ही रह जाएगा या पटना में ही रह जाएगा। मतलब एक लाइन है, बहुत सुंदर सा लाइन है कि तार पे बैठी हुई चिड़िया और कोटा में बनी हुई गर्लफ्रेंड कभी भी फुर हो सकती है। तार पर बैठी हुई चिड़िया और कोटा में बनी हुई गर्लफ्रेंड कभी भी फुर हो सकती है। तो सावधान रहो और सतर्क रहो। ज़्यादा जो है ना मतलब हिलम डोलम ज़्यादा मत करो, इधर उधर ताका झाकी मत करो, और ज़्यादा चक्कर में फंसोगे तो ना पढ़ाई मिलेगी ना वो लड़की मिलेगी। मतलब दोनों चीज़ से हाथ धो बैठोगे, लड़की से भी और अपने एग्ज़ाम से भी, मतलब कुछ भी नहीं पा पाओगे। इसीलिए फोकस करके इधर लड़की ही पटा लो, नहीं तो पढ़ाई ही कर दो। तो चुनने के लिए तुम्हारे पास है। लड़की पटा लोगे तो गारंटी कहता हूँ लड़की तो फिर चली जाएगी छोड़ के तुमको। क्यों चली जाएगी छोड़ के? इसलिए छोड़ के चली जाओगी क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तुम्हारा। एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो लड़की तुम्हारे पास क्यों रहेगी? बिकॉज गर्ल्स आर इन सर्च ऑफ बेटर वर्जन, यू आर नॉट दैट मच बेटर वर्जन। तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा तभी वो लड़की तुम्हारे पास आ सकती है। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम निकलने के बाद भी तुम्हारे पास टिके। वो एग्ज़ाम निकलने के बाद भी तुम्हें छोड़ के जा सकती है। लेकिन एक बात समझ लो, तुम जब एग्ज़ाम निकाल दोगे, अपने पढ़ाई को अपना वक्त दे दोगे, तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो तुम्हारा एग्ज़ाम जो निकल जाएगा ना वो तुम्हारे साथ परमानेंट रहेगा। लड़की तो कितनी आएगी कितनी जाएगी। और तुम बोलोगे सर हम इसके साथ बहुत अच्छा दोस्ती है मेरा, इससे बतियाते हैं सर, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? अरे इसको छोड़ के तो देखो लाखों मिलने वाली है। ऑप्शंस की कमी नहीं है तुम्हारे पास, समझ रहे हो ना? तो बस पढ़ाई पे फोकस और किसी चीज़ पे फोकस नहीं। दिस दैट दिस दोज, समझ रहे हो ना? एम इज़ आर, इस सब चीज़ों पे फोकस मत करो। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ ब्रदर, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ सिस्टर। कोई लड़का हो या लड़की, मैं बस आप लोगों से कहता हूँ कि जस्ट अपने आप पे आप लोग फोकस कीजिए और किसी चीज़ पे इधर उधर फोकस मत कीजिए। क्योंकि आपका जैसे ही फोकस गड़बड़ाया तो समझ लीजिए कि पढ़ाई जो है ना चौपट हो जाएगा, कोई नहीं आपको बचा सकता। मतलब बर्बाद, हर चीज़ बर्बाद, ख़त्म, खेला ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, समझे? तो लाइन याद रखिएगा कि तार पे बैठी हुई चिड़िया और कोटा में बनी हुई गर्लफ्रेंड कभी भी फुर हो सकती है। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहें, पढ़ाई करें। ये दोनों के लिए है, लड़का और लड़की के लिए, दोनों के। मत ये मत समझिए कि बस मैं लड़की के लिए बोल रहा हूँ। अरे बॉयफ्रेंड भी वो भी उड़ सकता है, समझ रहे हैं ना? उस बॉयफ्रेंड का फाइनल एजेंडा क्या है?